स्वागत है दोस्तों आप सबका विद्या कुल क्लासेस विथ रोशन सर में। आज का क्लास जो है पूरा डिफिनेशन है वर्ग 10वां का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का। इसके पहले वीडियो नंबर 5 में यानी पार्ट 5 में आपको पूरा दर्पण के बारे में समझा दिया गया है। आज उसी चीज का पूरा डिफिनेशन बोर्ड पे बताया जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए, बताए थे दर्पण के बारे में 10th फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 6। सबसे पहले बताया गया था दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? तो वैसी चिकनी सतह जो प्रकाश का परावर्तन 98% नियमित रूप से कर दे, उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। या वहां पे आप लिख सकते हैं कि वैसी चिकनी सतह जो प्रकाश का परावर्तन अधिकतम भाग नियमित रूप से कर दे, उसे दर्पण कहते हैं। चलिए, बताया थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे यहाँ पे देखिए, ये समतल दर्पण है, एक साइड पेंट किया हुआ है और उसके बाद पेंट के बाद जो है चांदी की पतली परत बना दिया गया है और आगे वाला भाग क्या है? समतल सतह है। तब जो है आपका प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। अगर ये पेंट नहीं रहेगा तो इसमें प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, इसलिए पेंट किया जाता है और पतली परत बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता को बता देते हैं। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताएं। चलिए, पहला विशेषता आपको है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है? कहाँ बनता है? जो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु आप रखेंगे उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा। ठीक है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है? सीधा होता है। प्रतिबिंब जो होता है, मान लीजिए कि हम इस ऊपर दिया रख रहे हैं तो उसमें भी प्रतिबिंब ऊपर दिया ही बनेगा, सीधा बनता है। लेकिन प्रतिबिंब जो होता है पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा होता है। चलिए अब पांचवा विशेषता को जान लेते हैं। प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी होता है। तो जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो वह सीधा बनेगा, है ना। और आभासी प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। तो पांचवा विशेषता है प्रतिबिंब आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। उसके बाद चलिए छठा विशेषता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। कहने का मतलब है कि आप समतल दर्पण के आगे जितना आगे वस्तु को रखिएगा उतना ही पीछे दर्पण में उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अगर इसको पूरा डिटेल से समझना है तो आप वीडियो नंबर 5 को देखिए, पार्ट 5 को देखिए, पूरा डिटेल से आपको समझाया गया है। ये केवल परिभाषा आपको बताया जा रहा है नोट करने के लिए। तो आप चलिए जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे गोलीय दर्पण क्या है। ठीक है, चलिए गोलीय दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? खोखला हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण का यहाँ पे फिगर बना हुआ है। गोलीय दर्पण तो पूरा खोखला भाग है, इसके दाहिने साइड कलई किया हुआ रहता है, मतलब पेंट किया हुआ रहता है, और इसके बायां साइड में अंदर की साइड जो है पेंट किया हुआ रहता है। दाहिने साइड वाला अवतल दर्पण हो जाता है और बायां साइड वाला उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक है, दाहिने साइड में जो है आपका अंदर वाला भाग प्रकाश परावर्तक सतह हो जाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन करता है, और बायां साइड वाला उत्तल दर्पण बाहर वाला भाग परावर्तक सतह हो जाता है, यानी प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण बाहर की ओर रंगा हुआ है, इधर साइड वाला उत्तल दर्पण जो अंदर की ओर रंगा हुआ है। इसमें अंदर से परावर्तक सतह होता है
इसमें बाहर से परावर्तक सतह होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित किया जाता है। चलिए, गोलीय दर्पण हम यहाँ पे समझ गए कि दो प्रकार का होता है, वो साइड वाला अवतल और इस साइड वाला उत्तल। चलिए हम देखेंगे गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब चलिए हम अवतल दर्पण को समझ लेते हैं। अवतल दर्पण क्या, आप देखें, ये बाहर से रंगा हुआ है, उठा हुआ भाग जो है रंगा हुआ है, और धंसा हुआ भाग क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग रंगा हुआ है और बाहर वाला भाग यानी उठा हुआ भाग क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अवतल दर्पण यानी वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हुआ रहे, यानी जिसका उठा हुआ भाग रंगा हुआ रहे, उसे क्या, और धंसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हुआ रहे और धंसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए अवतल दर्पण का यहाँ पे फिगर बना दिया गया है। उठा हुआ भाग जो है रंगा हुआ है यानी कलई किया हुआ है ना, और धंसा हुआ भाग जो है इस तरह से प्रकाश का परावर्तन करेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये अवतल दर्पण का फिगर हो गया। चलिए अब उत्तल दर्पण सेम यही चीज है, यानी वैसा दर्पण, इसी में हम आपको चेंज कर देते हैं उत्तल दर्पण, वैसा दर्पण जिसका उठा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उठा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, तो हम इसमें लिख देते हैं वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है तथा उठा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए चेंज हो गया इसी में उत्तल दर्पण, यानी वैसा दर्पण जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है तथा उठा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है कि उठा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है और धंसा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में धंसा हुआ भाग रंगा हुआ रहता है और उठा हुआ भाग जो है प्रकाश का परावर्तन करता है। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण का फिगर बनाते हैं इधर। जिसका धंसा हुआ भाग क्या रहे, रंगा हुआ रहे, यानी इस तरह से रहेगा। ठीक है, एम एन नाम रख दीजिए, ये उत्तल दर्पण है, और धंसा हुआ भाग क्या रहे, रंगा हुआ रहे, यानी अंदर वाला भाग भी हम बोल सकते हैं, है ना, और बाहर वाला भाग जो है प्रकाश का परावर्तन करे इस तरह से। ठीक है, तो ये आपको हो गया उत्तल दर्पण, है ना, जिसका धंसा हुआ भाग रंगा हुआ रहे और उठा हुआ भाग प्रकाश का परावर्तन करे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम परिभाषा देख लेंगे। ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र का, वक्रता त्रिज्या का, प्रधान अक्ष का, मुख्य अक्ष का। तब तक बने रहिए मेरे साथ, अभी इतना आप लोग उतारिए, उसके बाद तुरंत आपको ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या का परिभाषा बता देते हैं। अगर इसको डिटेल से समझना है तो आप वीडियो नंबर 5 को देखिए, यानी पार्ट 5 को देखिए, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये आपका केवल परिभाषा दे दिया जा रहा है कॉपी पर नोट करने के लिए। चलिए अब ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष और फोकस के बारे में जान लेते हैं। ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। हम बताए थे पिछले वीडियो में कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण का केंद्र जो होता है वह वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे C से सूचित किया जाता है। उसके बाद चलिए तीसरा में देख लेते हैं वक्रता
त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण के त्रिज्या को, गोलीय दर्पण के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एक डिफिनेशन और होगा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए अब हम जान लेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं। यानी जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है उसी रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष को आप कुछ भी नाम देकर के डिनोट कर सकते हैं, है ना। चलिए अब जो बचा फोकस, फोकस के बारे में जान लेते हैं। इतना तब तक आप लोग उतार लीजिए, हो गया। चलिए फोकस, है ना। अगला बात हम जान लेंगे फोकस, ठीक है। फोकस क्या है थोड़ा सा हम फिगर से समझ लेते हैं। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया है, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। चलिए कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये बाहर से क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है ना। ये अवतल दर्पण है जिसका नाम है एमेन, और ये बाहर से कलई किया हुआ है। और ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ठीक है, जिसका मध्य बिंदु जो है ध्रुव कहलाता है ना। और उसके बाद दर्पण के केंद्र को जो है वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हम जान रहे हैं फोकस के बारे में कि आखिर फोकस किसे कहते हैं। ये क्या है, प्रधान अक्ष है, ठीक है। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष। तो प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, यानी इसके समांतर इस पर छोड़ेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर छोड़ी गई आपतित किरण। तो यहाँ से कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, जो प्रधान अक्ष के समांतर है। अब ये दर्पण से टकराएगी, तो टकराने के बाद जो है जिस बिंदु को काटेगा उसी कटान बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। जैसे देखिए ये आपका हो गया परावर्तित किरण, है ना। और यहाँ पे काटा, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो यही आपका हो गया फोकस, यानी प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये हम लिख देते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली, है ना, चाहे छोड़ी गई कुछ भी लिख सकते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी कटान बिंदु को फोकस कहते हैं, ठीक है, फोकस कहते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसी कटान बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। जो संकेत होता है वह टोटल इंग्लिश नाम पर किया जाता है ना। चलिए अब हम इसका एक नोट समझ लेंगे, हो गया। चलिए देखिए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1,
कहता है कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है ना। पहला नोट कहता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। चलिए नोट आपको पूछेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, यानी फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए फिगर में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखिए हम ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, और बीच क्या है, फोकस है। तो वक्रता ये पूरा जो है आर हो गया है ना, वक्रता त्रिज्या हो गया, और बीच वाला भाग क्या हो गया, एफ हो गया। तो यहाँ से साबित हुआ ना कि फोकस दूरी यानी जो एफ है वो आर का क्या है, आधा है ना। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है और जो आर है वो एफ के क्या है, दुगना है। ठीक है, यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं एफ बराबर आर बटा 2, यानी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या लिख सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आर हो जाएगा आर बराबर 2 में एफ से 2f। ठीक है, एफ बराबर आर बटा 2 या आर बराबर 2f। ये आपका नोट जो है क्लियर हो गया। चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे इसका पार्ट 7 में, जिसमें आपको बताया जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग बताया जाएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग बताया जाएगा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर बताया जाएगा। उसके बाद आपको चिन्ह परिपाटी बताया जाएगा, है ना, आवर्धन बताया जाएगा, आपको कुछ सूत्र है वो सूत्र आपको प्रूफ कर दिया जाएगा, है ना। एफ बराबर आर बटा 2 सिद्ध किया जाएगा, दर्पण सूत्र सिद्ध किया जाएगा, आवर्धन सूत्र सिद्ध किया जाएगा। उसके बाद आपको दर्पण में विभिन्न दूरियों पर रख करके प्रतिबिंब आपको बताएंगे कि कहाँ पे हम वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।